स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्लासेस में। हम लोग भारतीय इतिहास की कक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं और भारतीय इतिहास में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वैदिक संस्कृति को पढ़ रहे हैं। वैदिक संस्कृति में हम लोगों ने आर्यों का आगमन देख लिया था, आर्यों का मूल निवास स्थान देख लिया था और आर्थिक जीवन, हम लोग पूर्व वैदिक काल के आर्थिक जीवन की चर्चा कर चुके थे। आर्थिक जीवन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इनका जो प्राथमिक पेशा था वो क्या था, पशुपालन था। और पशुपालन था तो पूर्व वैदिक काल की जो सबसे महत्वपूर्ण पशु थी वो क्या थी, गाय थी। पूर्व वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण पशु अगर गाय थी, इसीलिए गाय को क्या कहा गया है, अहन्या या अघन्या कहा गया है, अर्थात वध ना करने योग्य। और गाय की हत्या करने वाले को क्या दिया जाता था, मृत्यु दंड दिया जाता था। लेकिन पूर्व वैदिक काल में जिस पशु का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है वह है घोड़ा। ठीक है, तो ये क्या था, आर्थिक जीवन में उन लोगों का प्राथमिक पेशा या मुख्य पेशा था। लेकिन पूर्व वैदिक काल में द्वितीय पेशा क्या था, यानी वो लोग पशुपालन के अलावा भी अपने आर्थिक व्यवसाय के लिए क्या करते थे। तो इन लोगों का जो द्वितीय पेशा था वो क्या था, कृषि था। ठीक है, तो हम लोग कल क्या पढ़े थे, प्राथमिक पेशा। आज क्या पढ़ेंगे, द्वितीय पेशा और उनका राजनैतिक जीवन। ठीक है, राजनैतिक जीवन में हम लोग क्या देखेंगे, जो आर्यों का मतलब रहना किस तरह का था, ये कबीलाई और घुमक्कड़ प्रकार के थे। और क्या राजा का चुनाव होता था या राजा का पद वंशानुगत था, इन सारी चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले आज देख लेते हैं इन लोगों का द्वितीयक पेशा। प्राथमिक पेशा की बात हम लोग कर चुके हैं कि प्राथमिक पेशा इन लोगों का क्या था, पशुपालन। तो पूर्व वैदिक काल में जो द्वितीयक पेशा था, द्वितीयक पेशा वो क्या था, कृषि था। ठीक, द्वितीयक पेशा पूर्व वैदिक काल में क्या था, कृषि था। और ऋग्वेद के लगभग 10,500 मंत्रों में, ऋग्वेद के, क्योंकि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल की जानकारी का स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंत्र हैं, 10,500 मंत्र हैं। ऋग्वेद के 10,500 मंत्रों में लगभग 24 श्लोक कृषि से संबंधित हैं। लगभग 24 श्लोक कृषि से संबंधित हैं। ठीक, अगर 24 श्लोक कृषि से संबंधित है और पूर्व वैदिक काल में कृषि की किन शब्दावलियों का प्रयोग होता था, तो कृषि की कुछ शब्दावलियां, कृषि की शब्दावली। पूर्व वैदिक काल में कृषि के लिए एक शब्दावली का प्रयोग होता था, उर्दर। उर्दर का क्या अर्थ होता है, उर्वर। उर्वर का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे कि भूमि हमारी कितनी उपजाऊ है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या था, वपंती। वपंती का क्या अर्थ होता था, वपंती ये क्या है, पूर्व वैदिक काल नाम है और ये सभी क्या है, आधुनिक नाम है। तो वपंती का क्या अर्थ होता है, बीज। उसके बाद क्या था, लांगल। पूर्व वैदिक काल में जो लांगल था उसको वर्तमान में क्या कहा जाता है, हल। लेकिन पूर्व वैदिक काल में जो हल बना होता था वो किसका होता था, लकड़ी का। ठीक है, क्योंकि पूर्व वैदिक काल का जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का शासन काल है या समय काल है। और लोहे की खोज हमारी कब होती है, उत्तर वैदिक काल में, यानी 1000 ईसा पूर्व में। तो इसीलिए जो हल का प्रयोग करते थे वो किस चीज का बना होता था, लकड़ी का बना होता था। ठीक है, क्या हो गया, उर्दर हो गया, वपंती हो गया, लांगल हो गया, और एक क्या था, धान्य। धान्य का क्या अर्थ होता है, अनाज, अनाज। ठीक है, उर्दर कृषि की कुछ शब्दावलियों में हम लोगों ने देखा, उर्दर जिसका अर्थ होता है उर्वर, वपंती जिसका अर्थ होता है बीज, लांगल जिसको हल कहा जाता है, और धान्य जिसका क्या अर्थ होता है, अनाज होता है। ठीक है,
और ऋग वैदिक काल में भी केवल एक अनाज का उल्लेख मिलता है, केवल एक अनाज का उल्लेख मिलता है। वो अनाज था क्या? यव। यव को क्या कहा जाता है? जौ। ठीक है, इतनी सारी चीजें समझ में आई। कृषि की शब्दावलियां। और ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,500। ये जब हम लोग वेदों की चर्चा करेंगे तो फिर से वहां पे इन सारी टॉपिक्स पे हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, ठीक है, और कितने मंडल हैं, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? द्वितीय पेशा देख लिए। उसके बाद जो ऋग वैदिक काल में व्यवसाय था, व्यवसाय आनुवांशिक नहीं था, आनुवांशिक नहीं था। ऋग वैदिक काल में जो व्यवसाय होता था वो आनुवांशिक नहीं ना हो करके क्या होता था? कर्म पे आधारित होता था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था ज्यादा हमारी कठोर रूप में नहीं थी। वर्ण व्यवस्था मतलब जाति व्यवस्था का ज्यादा क्या था? कठोर रूप नहीं था। और जो व्यवसाय था, जैसे होता है कोई अगर कुम्हार है यानी या कोई बर्तन बनाने वाला है, तो आनुवांशिक का मतलब कि अगर उसका बेटा कोई और व्यवसाय कर रहा है, जैसे सुनारी का काम कर रहा है, तो उसको सुनार कहेंगे। लेकिन जैसे आज के टाइम पे क्या है कि हाँ, अगर उसने कुम्हार के यहाँ जन्म लिया तो फिर उसका क्या? कुम्हार ही रहेगा, उसका बेटा भी कुम्हार, फिर उसका पोता भी कुम्हार, ठीक है। तो लेकिन उस टाइम पे जो व्यवसाय होता था वो क्या होता था? आनुवांशिक नहीं होता था, अर्थात जो जैसा व्यवसाय करेगा उसी के हिसाब से उसका नाम माना जाएगा, ठीक है। और क्या था? व्यवसाय आनुवांशिक नहीं था। और जो धातु होता था, किन किन धातुओं से लोग परिचित थे? धातु, किन धातुओं से परिचित थे? सोना, सोना से परिचित थे। क्योंकि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो सिंधु नदी है, ऐसा लोगों का मानना था कि उसमें क्या? सोना पाया जाता है। और सोने को ही क्या कहा जाता है? पूर्व वैदिक काल में हिरण्य कहा जाता है। तो इसीलिए इसका मतलब ये लोग सोने से परिचित थे। और क्या? चांदी, चांदी से भी ये लोग परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। और तांबा और कांसा, क्योंकि तांबा और कांसा की खोज कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता में ही हो चुकी थी। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे पहली प्रयोग की जाने वाली धातु है वो क्या है? कांसा है। और हड़प्पा सभ्यता में जिस धातु का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो क्या है? तांबा है। तो तांबा और कांसा की खोज तो हड़प्पा सभ्यता में ही हो चुकी थी। तो और धातु के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग वैदिक काल में धातु के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गई व्यवसाय की बात और धातु, किन धातुओं से परिचित थे। उसके बाद में देखते हैं ऋग वैदिक काल में जो व्यापार होता था, व्यापार वो किस तरह का होता था? व्यापार में मुद्रा का चलन नहीं था, ठीक है। व्यापार में मुद्रा प्रचलन नहीं था, व्यापार में मुद्रा प्रचलन नहीं था। अगर मुद्रा प्रचलन नहीं था तब क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या अर्थ होता है? वस्तुओं के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन। जैसे कि क्या हुआ, हमारे यहाँ दाल नहीं है तो हम आपको दाल दे रहे हैं, तो मतलब हमारे यहाँ दाल नहीं है तो हम आपसे दाल अगर लेंगे तो आपको उसके बदले चावल देंगे, मतलब रुपया पैसा नहीं देंगे, क्योंकि मुद्रा का प्रचलन नहीं था। सामान के बदले सामान का लेन देन होता था, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। तो जो व्यापार होता था वो किस पद्धति द्वारा होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था, यानी कि सामान के बदले सामानों का लेन देन होता था और मुद्रा नहीं चलता था। व्यापार में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। तो ये हो गई व्यापार की बात है, व्यवसाय की बात है, और हमारा द्वितीय पेशा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये सारा क्या था? आर्थिक जीवन था, क्योंकि हम लोग अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बातें कर रहे थे। अब देखते हैं इन लोगों का राजनीतिक जीवन, यानी राजकाज कैसा था। तो पूर्व वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था? आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं।
वैदिक काल में राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन में हम लोग क्या देखेंगे? जो आर्यों का जीवन था वो क्या था? कबीलाई प्रकार का था, कबीलाई प्रकार का, या इन्हीं को क्या कहा जाता था? घुमक्कड़ किस्म के थे, क्योंकि इन लोगों की प्रवृत्ति क्या थी? शिकार करने की, और प्राथमिक पेशा पशुपालन था, तो पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही पड़ता था। ठीक है, राजनीतिक में इनका जीवन क्या था? कबीलाई या घुमक्कड़ प्रकार का था। और जो प्रशासन का स्वरूप होता था, प्रशासन यानी राजकाज करने का, प्रशासन का स्वरूप कैसा होता था? प्रशासन के स्वरूप में हम लोग देखेंगे कि राजा का निर्वाचन होता था, अर्थात राजा का पद आनुवंशिक नहीं होता था। मतलब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अगर वह राजा बनने के योग्य है तब लोग उसका चुनाव करके उसको राजा बनाएंगे। ठीक है, तो जो क्या था प्रशासन का स्वरूप था, उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि प्रशासन के स्वरूप में राजा का निर्वाचन होता था। राजा का निर्वाचन होता था, अर्थात वंशानुगत नहीं था, मतलब राजा का पद वंशानुगत नहीं था। ठीक है, प्रशासन के स्वरूप में क्या हो गया कि राजा का निर्वाचन होता था और जो पद था वो वंशानुगत नहीं था। ठीक है, उसके बाद में अगर राजा हमारा चुना जा रहा है, यानी कि राजा का अगर निर्वाचन हो रहा है तो किस लिए हो रहा है, यानी कि राजा का कार्य क्या था? तो राजा का कार्य क्या होता था? कबीले की सुरक्षा करना, क्योंकि उस टाइम पे कबीला ही चल रहा था, मतलब कबीले ही थे। तो राजा इसीलिए चुना जाता था कि वह क्या करेगा? कबीलों की सुरक्षा करेगा, और कबीलों की सुरक्षा के बदले कबीले में रहने वाले लोग क्या देते थे? राजा को बलि देते थे, उपहार स्वरूप बलि देते थे। तो बलि, बलि मतलब बलि नहीं होता है, बलि है, जिसको क्या कहा जाता है? कर या टैक्स। ठीक है, तो कबीले की सुरक्षा के बदले लोग राजा को क्या देते थे? बलि यानी कि कर देते थे। तो पूछा जाता है कि पूर्व वैदिक काल में लोगों द्वारा दिया जाने वाला जो बलि था वो क्या था? तो क्या था? कर था। ठीक है, या और ये जो बलि होता था ये लोग अपनी इच्छा से देते थे, मतलब अनिवार्य नहीं था कि हाँ देना ही देना है। ठीक है, लोग स्वेच्छा से देते थे। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि पूर्व वैदिक काल में लोगों द्वारा दिए जाने वाला जो बलि था वो स्वैच्छिक था या अनिवार्य था? तो स्वैच्छिक था, और ये मुद्रा के रूप में नहीं था, मुद्रा के रूप में ना होकर किसी वस्तु के रूप में था। ठीक है, मुद्रा का प्रचलन ही नहीं था, व्यापार में भी लोग मुद्रा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो बलि के रूप में कैसे मुद्रा का प्रचलन होगा? ठीक है, तो हम क्या बताए हैं? राजा का निर्वाचन होता था, तो राजा का जो कार्य होता था, राजा का कार्य वो क्या होता था? कबीले की सुरक्षा करना। राजा का क्या कार्य होता था? कबीले की सुरक्षा करना। ठीक है, तो अगर राजा कबीले की सुरक्षा कर रहा है तो सुरक्षा के बदले, सुरक्षा के बदले लोग उसे बलि, बलि क्या होता था? कर, कर यानी कि टैक्स देते थे। ठीक है, बलि देते थे। ठीक है, अब ये जो ऋग वैदिक काल में लोगों द्वारा दिया जाने वाला बलि था ये क्या था? मुद्रा नहीं था। ठीक है, मुद्रा नहीं था। अगर मुद्रा नहीं था तो क्या था? हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मुद्रा ना होकर के क्या था, मतलब उस टाइम पे जैसे गाय के द्वारा जो बनाया जाने वाला, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, फल हो गया, ये सारी चीजें थी, तो मुद्रा नहीं था। और जो बलि था वो क्या था? अनिवार्य नहीं था, मुद्रा ना हो के कोई वस्तु होता था।
अनिवार्य नहीं था। अनिवार्य अगर नहीं था तो क्या था? स्वैच्छिक था, यानी कि लोगों द्वारा अपनी इच्छा से दिया जाने वाला था, स्वैच्छिक था। ठीक है, तो क्या बताया हम कि प्रशासन का स्वरूप कैसा था? राजा का निर्वाचन होता था, अर्थात जो राजा का पद था वो वंशानुगत नहीं था। तो अगर राजा का चुनाव होता था तो राजा का चुनाव क्यों होता था? कबीले की सुरक्षा के लिए। और राजा अगर कबीले की सुरक्षा कर रहा है तो कबीले के लोग राजा को उसके बदले उपहार देते थे। उस उपहार को क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। ठीक है, और ये जो बलि था ये अनिवार्य ना होकर के क्या था? स्वैच्छिक, यानी अपनी इच्छा से लोग देते थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या प्रशासन के स्वरूप में राजा के ऊपर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ऋग वैदिक काल में कुछ समितियों का भी गठन होता है। ठीक है, तो देखते हैं उसको कि राजा के ऊपर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कुछ संस्थाओं का गठन किया गया। ठीक है, देखते हैं राजा के ऊपर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कुछ संस्थाओं का गठन किया गया। कुछ संस्थाओं का गठन किया गया। ठीक है, वो संस्थाएं थी हमारी कौन सी? पहली संस्था का नाम था क्या? विदप। अगली संस्था हमारी कौन सी थी? सभा। अगली कौन सी थी? समिति। ठीक है, ये तीन संस्थाओं का गठन किया गया जिनका काम क्या था? राजा के ऊपर नियंत्रण बनाना। ठीक है, तो राजा के ऊपर नियंत्रण बनाने के लिए क्या किया गया? कुछ संस्थाओं का गठन किया गया जो क्या थी? विदप थी, सभा थी और समिति थी। इसमें विदप क्या थी? आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। भाई हम लोग वैदिक संस्कृति में आर्यों को ही तो पढ़ रहे हैं, तो जो विदप थी ये आर्यों की प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी प्राचीनतम संस्था थी। आर्यों की प्राचीनतम संस्था को क्या कहा जाता था? विदप कहा जाता था। ठीक है, इसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख मिलता है। विदप का ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद सभा की बात करते हैं। सभा की तुलना वर्तमान राज्यसभा से की गई है। जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ राज्यसभा होता है, उसी तरह से ऋग वैदिक काल में क्या होता था? सभा। तो सभा की तुलना क्या की गई है? वर्तमान के राज्यसभा से की गई है। और जो सभा था इसमें केवल पुरुष लोग ही भाग लेते थे। इसकी तुलना वर्तमान राज्यसभा से की गई है। वर्तमान राज्यसभा से की गई है। ठीक है, और जो सभा होता था इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते थे। केवल पुरुष भाग लेते थे। केवल पुरुष भाग लेते थे। ठीक है, जो समिति थी इसको सर्वसाधारण संस्था कहा गया। मतलब ये आम लोगों की भी संस्था थी, मतलब महिला पुरुष सभी इसमें भाग लेते थे, तो इसे क्या कहा गया? सर्वसाधारण संस्था। सर्वसाधारण संस्था। ठीक है, सर्वसाधारण संस्था किसको कहा गया है? समिति को। इसमें सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार मिलता है और समिति का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है? 9 बार मिलता है। ठीक है, ये क्या थे? कुछ संस्थाएं थे जिनका काम क्या होता था? राजा के ऊपर नियंत्रण बनाना। तो राजा के ऊपर नियंत्रण बनाने के लिए इन 3 संस्थाओं का गठन किया गया। एक थी विदप, एक थी सभा और अगली थी समिति, जिसमें जो विदप थी वो आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी और जो सभा था उसका क्या काम था? सिर्फ उसमें पुरुष लोग ही भाग लेते थे।
और सभा की तुलना वर्तमान के राज्यसभा से की गई है। और समिति ऐसी संस्था थी जो सर्वसाधारण की थी, उसमें महिला और पुरुष दोनों का प्रवेश क्या था, वर्जित नहीं था, यानी दोनों भाग ले सकते थे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो सभा और समिति है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, यानी कि इनको संज्ञा दी गई है। ये भी सवाल उठता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां किसको कहा गया है, तो सभा और समिति को। और किस वेद में, अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में, ऐसे यहां पॉइंट में लिख लेते हैं, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, 2 पुत्रियां कहा गया है। तो प्रजापति की 2 पुत्रियों की तुलना किससे हुई है, सभा और समिति से हुई है। ठीक है, तो ये क्या था, राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग पढ़े हैं। किसका राजनीतिक जीवन, आर्यों का राजनीतिक जीवन। ठीक है, राजनीतिक जीवन के बाद में अब क्या बच रहा है, सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन में वैसे ज्यादा कुछ तो है नहीं, यही है कि समाज उस टाइम का, यानी कि पूर्व वैदिक काल में या आर्यों का जो समाज था वो क्या हो गया, पितृसत्तात्मक हो गया, यानी कि पुरुष प्रधान हो गया। लेकिन महिलाओं की स्थिति फिर भी ठीक ठाक थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि महिलाएं जो होती थी वो पुरुष के साथ पूजा में भाग भी लेती थी, और विधवा विवाह की प्रथा थी और बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। तो ये सारी चीजों को हम लोग किस में पढ़ेंगे, सामाजिक स्थिति में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति को हम लोग क्या देखते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।